तो डेटाबेस की कई एग्जांपल्स हैं। डेटाबेस स्कूल के अंदर होती है, बच्चों की बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए हो सकती है। ठीक है। किसी शोरूम में हो सकती है जहाँ पे आपकी कार्स बिकती हैं। लाइब्रेरीज की भी डेटाबेस हो सकती है जहाँ पे बुक की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि कौन सी बुक कौन सा ऑथर था, किस डे पर और किस डेट पे किस स्टूडेंट को दी गई थी और उससे वापस कब लेनी है। डेटाबेस में कई टेबल्स हो सकते हैं। इनसाइड आर डेटाबेस डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल। डेटाबेस तो मैंने कह दिया कि जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो डेटाबेस होती है। तो एक स्कूल में टीचर का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, एडमिन का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। तो एक ही डेटाबेस में कई टेबल बनाए जा सकते हैं, यानी एंटिटीज अगर मुख्तलिफ हों। जैसे स्टूडेंट का अगर आप रख रहे हो तो स्टूडेंट का तो आप ये रखोगे कि स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्लास, उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन। इसी तरह टीचर की भी एक डेटाबेस होगी जिसमें टीचर का नाम, फादर नेम, टीचर की क्वालिफिकेशन, टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर का होम एड्रेस, ये सारी चीजें होंगी। तो एक डेटाबेस में कई टेबल्स हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि अ डेटाबेस में कंटेन मल्टीपल टेबल्स। एक डेटाबेस में कई टेबल्स हो सकते हैं। ओके, इन द टेबल यू मे सी कि जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, दैट इज कॉल्ड रॉ, एंड द वन विच इज वर्टिकल, और ये जो वर्टिकल आपको नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड फील्ड। द कॉलम इज द फील्ड। तो यहाँ चार फील्ड्स हैं आपके पास, 1, 2, 3 एंड 4, एंड द रिकॉर्ड्स आर 1 till 6। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस। और जो आपको एक पेपर में मिलेगी जो भी चीज, उसमें हमेशा टेबल जो होगा वो इस तरह से कैपिटल में लिखा जाएगा। टेबल का जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में। और डेटा टाइप की अगर हम बात करें कि डेटा तो हम डालते हैं, हमारी डेटाबेस में डाटा होता है। तो वो जो डाटा डाला जाता है वो डाटा कई तरह का हो सकता है। जैसे कि अगर किसी की एज आप डाल रहे हो, आप अपनी एज डाल रहे हो, तो वो एज जो आप डालोगे वो डालोगे आप होल नंबर में। होल नंबर का मतलब बिना किसी फ्रैक्शन के आप अपनी एज डाल रहे हो, तो उसकी जो डाटा टाइप होगी वो होनी चाहिए इंटीजर, क्योंकि वो एक नंबर है। इसी तरह जब आप अपना नाम डाल रहे हो डेटाबेस में, तो आपकी जो टाइप होनी चाहिए वो होनी चाहिए टेक्स्ट। आप अपना नाम डाल रहे हैं डेटाबेस में तो उसकी जो टाइप होनी चाहिए वो होनी चाहिए टेक्स्ट। सही कहा महा। इसी तरह आप अगर अपनी डेटाबेस में लेट सपोज अपना वेट डालते हो कि दिस इज माय वेट, या आप अपनी हाइट डाल रहे हो, तो आपका वेट और आपका हाइट में कंटेन अ डेसिमल नंबर 43.5। ठीक है, ये हाइट आ रही है लेट सपोज, टू दैट 43.5 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास जो डेसिमल कंटेन करता है वो रियल होता है। आप अब ऐसी एग्जांपल है, लेट सपोज कि फॉर एग्जांपल एक कॉलम है ड्यूज का। लेट सपोज ड्यूज का मतलब जो भी पेमेंट होती है, तो ड्यूज यस और नो। अच्छा, ये भी आ सकती है। उसके अलावा ऐसा आ सकता है कि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है या नहीं है। तो कोई ऐसी वैल्यू जिसमें आपके पास जो कॉलम हो वो सिर्फ और सिर्फ यस और नो पे रिलाई करता है, तो यू में यूज ऑफ द डाटा टाइप एज बूलियन। बूल निकला है, बूलियन निकला है बूल से, और बूल मीन्स टू होता है। फिर आप कैरेक्टर की बात करते हो, एक कॉलम है, उस कॉलम में लिखा हुआ है जेंडर। जेंडर में आप लिख रहे हो एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। तो कैरेक्टर में अगर आपने सिंपल एम लिखा है, ऐसे सिंपल एम लिखा है ऐसे, तो आप उसकी जो डाटा टाइप सिलेक्ट करोगे वो कैरेक्टर लोगे, अ सिंगल कैरेक्टर, और विच हैज अ फील्ड साइज ऑफ 1, जिसका फील्ड साइज 1 होगा। डेट टाइम ये भी आप यूज करते हो,
और यहाँ जैसे टेक्स्ट लिखा है या अल्फा न्यूमेरिक लिखा है, तो आपको पास पेपर में टेक्स्ट भी नजर आएगा और अल्फा न्यूमेरिक के बजाय स्ट्रिंग नजर आएगा, STRING। स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों आ सकता है। तो आप अल्फा न्यूमेरिक यूज कर लो या स्ट्रिंग लिख लो। स्ट्रिंग में जैसे आपका ईमेल एड्रेस हो गया, अब आप जब अपने ईमेल एड्रेस या होम एड्रेस लिखते हो, तो अब आपकी जो ईमेल एड्रेस की फॉर्म होती है वो होती है abc@xyz.com। तो ये जो ABC के बाद @ आ रहा है, @ इज द स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। xyz.com, तो डॉट आ गया। अब यहाँ पे ABC1 2 3 भी आप डाल सकते हो कि अल्फाबेट भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है, ठीक है जी। तो ये जो डाटा टाइप होती है आपके पास, इधर यू कैन से दिस वन एज स्ट्रिंग, आप उसको स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो स्ट्रिंग भी कहा जाता है। और डेटा टाइप आ गया। फिर एक डेटा टाइप और होती है जो यहाँ मेंशन नहीं है, दैट इज द करेंसी। सर करेंसी भी, हाँ मैंने करेंसी कहा, मैंने मैसेज आपका भी देखा। तो देयर इज अनदर डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड करेंसी। तो जहाँ पे आपके पास पैसों की बात हो रही हो कि कोई भी अमाउंट कहीं ना कहीं डिस्क्राइब हो रहा हो, तो आप एक और यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड करेंसी। तो अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस हम कर रहे थे लास्ट टाइम भी, तो मैंने स्टार्ट लिया था, तो मैं बताता हूँ। इसमें मैंने एक और बात आपको बताई थी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होती है, हर डेटाबेस के टेबल में एक ऐसी की होती है जो यूनिक होती है। जैसे नाम है ना, तो नाम तो वो होता है जो रिपीट हो सकता है, आपकी आपकी डेटाबेस में नाम रिपीट हो सकता है, एक क्लास में एक नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो प्राइमरी की तो कहता है कि फील्ड दैट इज प्राइमरी की मस्ट कंटेन डाटा वैल्यूज दैट नेवर रिपीटेड इन अ टेबल। आपके पास कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए डेटाबेस में जिसकी कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो। तो प्राइमरी की हमेशा किसी भी टेबल में वो की होती है जो हमेशा यूनिक होती है। तो आप उसको लिखते भी ऐसी हो कि प्राइमरी की इज अ की विच इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। जैसे कि आपका अगर बुक का टेबल है जिसमें आप बुक की इंफॉर्मेशन रख रहे हो, तो उसमें ISBN नंबर जो हो सकता है वो उसका यूनिक हो सकता है, क्योंकि एक बुक के कई ऑथर्स हो सकते हैं। जैसे एक नाम जो है, जैसे कोई भी आईडी, हाँ आपकी कैंडिडेट आईडी होती है, ठीक है, कैंडिडेट आईडी आपकी सेम नहीं हो सकती, और पेशेंट आईडी हो जाएगी, ठीक है। और प्राइमरी की कैन बी हॉस्पिटल नंबर, तो ये भी आपके पास प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। फिर बाकी जितनी हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी हमें समझ में आती जाएगी। और फिर एक चीज़ मैंने आपको करवाई भी थी लास्ट क्लास में W3 स्कूल्स में, कि जो आप डेटाबेस बनाते हो, आपने डेटाबेस बनाई, और जो डेटाबेस आप बनाते हो उस डेटाबेस को बनाने के बाद उसमें से रिकॉर्ड निकालते हो। तो वो जो रिकॉर्ड निकालने के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं आप, यानी रिकॉर्ड निकालना है आपने, तो उसके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो होती है SQL। अब SQL है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताया था कि इस लैंग्वेज के जरिए आप डाटा जो जो रिकॉर्ड होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट का मतलब, मैं यहाँ W3 स्कूल पे गया, W3 स्कूल से मैं चला गया SQL पे। SQL पे जाने के बाद स्टार्ट लर्निंग SQL पे आया, और SQL में उसने कहा कि भाई ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसको आप कहते हो, नंबर 1, 1 मार्क का आ सकता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटाबेस को चेंज कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। उसकी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कि ये एक एग्जाम्पल है। राइट योर सेल्फ, लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स थे उनको याद होगी ये बात, कि सिलेक्ट एक कमांड है, सिलेक्ट एक कमांड है। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल फ्रॉम कस्टमर। अब ये जो कस्टमर है ना, ये कस्टमर आपके टेबल का नाम है, ठीक है, कस्टमर आपके टेबल का नाम है।
तो टेबल का नाम का मतलब ये है कि कह रहा है कि सिलेक्ट करो ऑल वैल्यूज फ्रॉम कस्टमर टेबल। ऑन द राइट साइड अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कस्टमर और लिखा हुआ है 91। इसका मतलब है कि ये जो डेटाबेस है कस्टमर की, इसमें 91 एंट्रीज हैं। अब मैं यहाँ पर अगर रन एसक्यूएल करूंगा, तो जैसे ही मैंने रन एसक्यूएल किया तो मेरे पास पूरी की पूरी डेटाबेस, कस्टमर की पूरी डेटाबेस आ गई, जिसकी 1 2 3 4 5 6 7 7 फील्ड्स हैं, और उसमें टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं वो 91 है। तो ये किसी भी जगह कस्टमर के लिए एक डेटाबेस बनाई गई होगी, तो उस जो डेटाबेस बनाई गई है उसका एक पार्ट है जो यहाँ शो किया गया है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको वैसे वैसे इसकी डिफरेंट क्यूरीज मिलेंगी। तो अब मैं यहाँ नेक्स्ट पे आके, अब आप कुछ नई नई चीजें सीखोगे। जैसे आपने देखा कि एक डेटाबेस में एक से ज्यादा टेबल हो सकते हैं, नंबर 1। और हर टेबल जो होता है उसका एक नाम होता है। और टेबल कंटेन रिकॉर्ड्स, टेबल में रिकॉर्ड्स और फील्ड्स दोनों मौजूद होती हैं। कहता है बिलो इज अ सेक्शन फ्रॉम कस्टमर टेबल। जो कस्टमर टेबल 91 के रिकॉर्ड्स वाला मैंने आपको दिखाया था, उसमें ये 5 रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। तो कहता है कि द टेबल अबव कंटेन 5 रिकॉर्ड्स, 1 फॉर ईच कस्टमर एंड 7 कॉलम्स। एक कस्टमर आईडी, एक नेम, एक कॉन्टेक्ट, एक एड्रेस, एक सिटी और एक पोस्टल कोड। नेक्स्ट ये कहता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन हम चला चुके हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। इसकी इंटरप्रिटेशन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कि सिलेक्ट इज अ कमांड। स्टैटिक का मतलब होता है फ्रॉम ऑल, यानी सब का सब। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर का मतलब ये है कि तमाम कस्टमर के टेबल का रिकॉर्ड सामने ले आओ, दिस वी हैड डन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जब हम आते हैं तो एसक्यूएल की कमांड्स में कहता है कि सिलेक्ट है, इसका मतलब है एक्सट्रैक्ट करो सारा डाटा फ्रॉम डेटाबेस, नंबर 1। ये बात आ गई। अगर अपडेट कहे, अपडेट की कमांड इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है डेटाबेस में डाटा डालना है आपने, अपडेट करना है, यानी मौजूद है पहले से, आपका होम एड्रेस था, आपने लोकेशन चेंज की, आप अपडेट कर सकते हो। डिलीट है, डिलीट में डाटा डिलीट करना है, कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया, डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट इनटू डेटाबेस, कोई नया डाटा आ रहा है। क्रिएट डेटाबेस, पूरी की पूरी नई डेटाबेस क्रिएट हो रही है। ऑल्टर डेटाबेस, कोई डेटाबेस में चेंजेस करने हैं। क्रिएट अ टेबल, यानी क्रिएट टेबल अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब है डेटाबेस तो मौजूद है, उसमें एक नया टेबल आ रहा है। जैसे डेटाबेस तो आपने स्कूल की बना ली, उसमें एक आपने बनाया क्रिएट टेबल में स्टूडेंट्स का, और एक फिर आपने बना लिया टीचर्स का। ऑल्टर टेबल का मतलब टेबल को चेंज करना, मॉडिफाई करना। ड्रॉप टेबल का मतलब पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर देना। जैसे किसी इदारे के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, यानी कोई कंपनी थी, उसकी एक डेटाबेस थी, तो बाद में उन्होंने कहा भाई हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, तो डेटाबेस से आपने पूरा वो टेबल ही ड्रॉप कर दिया जिसका नाम मार्केटिंग था। तो क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट से इंडेक्स सर्च की, यानी कौन सी की आप डालोगे, कौन सी वैल्यू डालोगे जिसकी बिना पर रिकॉर्ड आ जाएगा। और डिलीट एन इंडेक्स, कि उस की को जो आप की बना रहे हो उसको डिलीट कर लो। तो सिलेक्ट के बारे में तो लिखा हुआ आ गया, सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम डेटाबेस, ये बात आपने देख ली। और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम अगर आप लिखोगे तो आपके पास कस्टमर के टेबल का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अब हम एक चीज देखते हैं, सिलेक्ट कॉलम एग्जाम्पल। अब ये कॉलम एग्जाम्पल ऊपर वाली एग्जाम्पल से कितनी मुख्तलिफ है। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर जब हम पढ़ रहे थे, तो स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर में हमने देखा था सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर लिखा हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है, स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर का मतलब है कि कस्टमर का सारा रिकॉर्ड उठा के ले आओ, ठीक है। वो तो हो गया था सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। अब ये जो एग्जांपल आ रही है, दिस वन, सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम। अब यहाँ पे ना स्टैटिक हटा दिया गया है, यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या है, स्टैटिक हटा दिया गया और उसकी जगह कस्टमर नेम और सिटी आ गया है। सो व्हाट इन योर ओपिनियन द चेंज विल बी, व्हाट विल बी द चेंज हियर, उस वाली एग्जांपल में और इस वाली एग्जांपल में क्या फर्क आएगा। दिस इज व्हाट वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लासेस। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी, बट नाउ आई एम नाउ करंटली आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ वी राइट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर
अगर हम लिखते हैं स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर और इधर वी राइट सिलेक्ट कस्टमर कॉमा सिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? ये तो मैं लिख देता हूँ कि मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, ये तो कस्टमर के टेबल से सब उठा के लाके दे रहा है। बट व्हाट इफ आई राइट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर, व्हाट इज द चेंज? हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम द वन रिटन अर्लियर? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, सिटी नेम बताएगा, कस्टमर में सारी फील्ड आएंगी, वेरी नाइस। जो पिछला वाली एग्जाम्पल थी, पिछली वाली एग्जाम्पल में सब कुछ आ जाता, लेकिन इस वाली एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का नाम और सिटी आएगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, वी राइट ट्राई योरसेल्फ एंड देन देखो पिछली एग्जाम्पल में पूरी पूरी डेटाबेस उठ के आई थी, ये देख लो, इस एग्जाम्पल में पूरी डेटाबेस उठ के आ गई थी, ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट, ये सब उठ के आ गया था। नाउ दिस टाइम व्हाट विल हैपन दैट कस्टमर नेम और सिटी, इसका मतलब है अब जो रिजल्ट आने वाला है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 सात की सात फील्ड नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का नेम और सिटी आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस आउट। जब मैंने रन एसक्यूएल किया तो रिकॉर्ड्स 91 के 91 आ गए, लेकिन जो फील्ड्स थी सारी नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का नाम और सिटी आ रहा है। So this is how we can manipulate our command and then we can execute it. To select customer name, comma city from customer का मतलब है सिर्फ ये 2 कॉलम उठा के लेके आ रहा है. It only takes 2 कॉलम. तो यहाँ ये 2 कॉलम्स लेके आएगा. So here customer name and city, these both are the column name. तो हम पूरी के पूरे रिकॉर्ड के बजाय एक सर्टेन कॉलम भी लेके आ सकते हैं. Is this clear till here? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल. फिर आ गए कस्टमर आ गया, ये भी हो गया. दिस इज व्हाट वी आर डन विद. वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो अब जो आपके पास जो सिलेबस की जो एसक्यूएल क्यूरीज हैं वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे सिलेक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है. आई एम गोइंग टू मार्क दिस वन. तो सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई सिलेक्ट आपकी कमांड होती है जो स्पेसिफिक फील्ड उठा के लाती है. वी विल सी अबाउट दिस वेयर. हम वेयर को चेक करते हैं अब कि वेयर जो है वो कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है. कह रहा है ना, इंक्लूड एनी रिकॉर्ड इन अ क्यूरी दैट मैच अ गिवन कंडीशन. अब हम जाते हैं और देखते हैं कि भाई हम वेयर का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं. वी विल चेक दिस आउट कि भाई वेयर का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है. तो डिस्टिंक्शन आ गया और इसके बाद हम यहाँ इसको छोड़ के आ जाते हैं वेयर पे. अब देखो यहाँ लिखा हुआ है द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड. रिकॉर्ड को फिल्टर करना है. जैसे मैं कहूँ कि भाई एक एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ कि मैंने कहा लेट्स सपोज सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम, और टेबल बता दिया मैंने, टेबल का नाम स्टूडेंट ही था. तो सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल्स मार्क्स ग्रेटर देन 50. तो उस पूरे रिकॉर्ड में जितने बच्चों के 50 से ज्यादा मार्क्स आए हुए होंगे ये उसको उठा के ले आएगा. तो अब यहां जरा देखना, गिवन एग्जांपल वेयर क्लॉज की एग्जांपल में कहता है कि एक तो ये मेन डेटाबेस चली रही है, ये मेन डेटाबेस यहाँ खुली हुई है. अब जो एग्जांपल चला रहा है वो कह रहा है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तमाम के तमाम कस्टमर उठा के ले आओ वेयर कंट्री इक्वल टू मैक्सिको, जिनके कंट्री मैक्सिको हो. अब यहाँ 91 रिकॉर्ड में सबके सब मैक्सिको वाले नहीं है. ये सेकेंड रिकॉर्ड है कस्टमर आईडी में, नंबर 2 ये मैक्सिको है, नंबर 3 मैक्सिको है, 2 3 मैक्सिको है, 13 मैक्सिको है. तो मैं यहाँ ऐसे ही जस्ट फॉर द रेफरेंस लिख लेता हूँ कि 2 3 और 13 ये मैक्सिको वाले. इसके आगे भी होंगे जस्ट फॉर द रिमाइंडर, ताकि जब हम इसको चलाएं. नाउ अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ. सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स मैक्सिको. अब जब मैं रन करूंगा तो मुझे 2 का रिकॉर्ड मिल गया, 3 मिल गया क्योंकि ये वो कस्टमर है जो मैक्सिको में रहते हैं, फिर 13, फिर 58 और फिर 18. तो दीज आर द 5 कस्टमर्स दैट लिव्स इन मैक्सिको. तो ये एग्जाम्पल आपकी हो गई वेयर की. यू मे राइट इट डाउन बिसाइड्स लिसनिंग टू मी एज वेल, कि आप ये कमांड्स की जो एग्जाम्पल हैं साथ साथ लिख सकते हो. लाइक
यू कुड राइट इट डाउन अबाउट दिस वन, सिलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर। और फिर ये वाली भी लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स मैक्सिको, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और क्या क्या इसमें हो सकता है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स 1, तो ये सिर्फ उस कस्टमर को लेके आएगा जिसका कस्टमर आईडी 1 है। इट मींस 1 रिकॉर्ड ओनली, क्योंकि ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड लेके आ रहा है जिसमें कस्टमर आईडी क्या है, 1 है। तो सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर, तमाम कस्टमर लौटा के ले आओ जिनकी आईडी 1 हो। तो यहाँ इस पूरी डाटाबेस में सिर्फ एक ही कस्टमर है जिसकी कस्टमर आईडी 1 होगी। ये भी देख लिया हमने। अच्छा जी, फिर इसमें ऑपरेटर्स आ जाते हैं, यानी वेयर में आप ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हो, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। रिमेंबर दिस इज द इंपॉर्टेंट साइन, नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, तो नॉट इक्वल टू के लिए ये लेस देन ग्रेटर देन मिला के लगा लेते हो, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल टू लगा लेते हो। ठीक है, बिटवीन लगाते हो किसी सर्टेन रेंज के लिए, लाइक लगाते हो पैटर्न के लिए, और इन लगाते हो टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ कॉलम। हम इसको देख लेते हैं। राइट में लिखा हुआ है इक्वल टू में, हम इक्वल में चले गए, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट के कॉलम में सबका सब ले आओ उठा के, जिसकी प्राइस 18 हो। अब यानी जो 91 की ये डेटाबेस आ रही है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब टेबल चेंज हो गया है, टेबल चेंज हो गया है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट का मतलब है ये प्रोडक्ट के टेबल की बात कर रहा है, ये है प्रोडक्ट का टेबल। अब हम कस्टमर के टेबल से निकल के अब हम एक नया टेबल देख लेते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट टेबल। तो मैं अब यहाँ आके पहले इस प्रोडक्ट के टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा देखो ये मेरा प्रोडक्ट का टेबल है। अब हम नए टेबल पे आ गए, प्रोडक्ट के टेबल में देखो ये प्राइस 18 है, ये 19 है, ये 10 है, ये 22 है। तो ये एक अलग टेबल आ गया जिसके 77 रिकॉर्ड है। उन 77 रिकॉर्ड में से जब मैं यहाँ वापस आऊंगा, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये तो खैर सबको लेके आ रहा है। वो जो 18 वाला था वो कहाँ गया, यहाँ पे वापस आना होगा उसके लिए, यहाँ आ जाना इक्वल वाला। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इक्वल टू 18, यानी जो 77 रिकॉर्ड्स आ रहे थे उसमें से जिन जिन की प्राइसेस 18 हैं, तो प्रोडक्ट आईडी 1 था उसकी 18 थी, प्रोडक्ट आईडी 35 है उसकी 18 है, 39 की 18 है, और 76 की, यहाँ देख सकते हो ये प्रोडक्ट का टेबल आ गया। इसमें आईडी नंबर 1 की 18 थी, और उसके बाद यहाँ 35 की थी। तो उसने यही किया है कि 1 की थी, 35 की थी, 39 और 76। तो ये देख लो ये 39 आ गए हम, इसकी भी 18 है 39 की, और 76 की भी 18 है। तो इसने हमें पूरे रिकॉर्ड में से ये 4 रिकॉर्ड्स ला के दे दिए जिनकी प्राइस 18 थी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटर देन, अब जैसे अब ये सिंबल देखो, इसमें से थोड़ा सा वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, चीज वही लग रही है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम यानी ऑल, और फ्रॉम कॉलम नेम वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 30, तो ये 30 को लेके आ जाएगा, यानी जिसकी प्राइस 30 से ज्यादा होगी। तो लेस देन ग्रेटर देन तो चलता रहेगा। हाँ, इसको चला के देख लेते हैं राइट में, कि सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस नॉट इक्वल टू 18, ये उन तमाम रिकॉर्ड को एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, वेयर प्राइस इक्वल टू 18 का मतलब है कि अब जो रिजल्ट आएगा उसमें 18 नहीं होगा। देखो इसने 1 को निकाल दिया, 1 को निकाल दिया, इसने 35 को निकाल, इसने निकाल दिया 35 को, 31, 32, 33, 34, 35 याद है, 35 निकाल दिया, 35 के बाद 39 निकाल दिया, और 76 निकाल दिया। ठीक है ना, 76 निकाल दिया। तो जो हमने पीछे वाली एग्जाम्पल में जिन वैल्यूज को देखा था, इसने उन वैल्यूज को बाहर कर दिया, बिकॉज नाउ द कंडीशन इज नॉट इक्वल टू। इफ यू सी अनदर एग्जाम्पल विद दिस, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 50 एंड 60, ये तमाम वो रिकॉर्ड्स निकाल के लाएगा जो 50 से 60 इंक्लूसिव रिकॉर्ड्स हो। ठीक है, तो ये बिटवीन 50 एंड 60 में सिर्फ यानी वो बताएगा, वो प्रोडक्ट लाएगा जिसमें 50 से लेकर यानी 50 से लेकर 60 के दरमियान इनकी प्राइस हो, तो ये वहां ये ले आएगा। लाइक ले आएगा सर्च फॉर पैटर्न में। अब यहाँ पे क्या कहता है कि सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटीज लाइक एस परसेंटेज, यानी यहाँ पे एस से जितने भी आपके सिटी स्टार्ट हो रहे होंगे एस से, यहाँ देखो सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल से आओ जहाँ पे सिटी जो है ना एस से शुरू हो रहा हो, तो यहाँ देख सकते हो आप, तो जितने भी सिटी एस से शुरू हो रहे हैं एस,
तो एस लिख दिया, एस के बाद आपने परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो ये कह रहा है कि जितने भी एस से शुरू होने वाले सिटीज हैं वो लेके आ जाओ। तो इस तरह से तो आप कोई नाम भी निकाल के लेके आ सकते हो। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी लाइक एस परसेंटेज। परसेंटेज यहाँ इस्तेमाल होता है वाइल्ड कार्ड के लिए। वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि एस के बाद जितने भी कैरेक्टर्स आ जाए, लेकिन पहला कैरेक्टर एस होना चाहिए। लाइक भी हो गया, बिटवीन भी हो गया। इनकी बात करते हैं, स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज। मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू का मतलब सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इन पेरिस कॉमा लंदन, यानी कॉलम में ही आपके पास बहुत सारे सिटीज आ रहे थे, उसमें से सिर्फ 2 चाहिए आपको। अगर एक चाहिए होता तो आप सिंपल लिखते सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इन पेरिस, तो सिटी जो होता वो पेरिस होता। बट आप कहते हो भाई पेरिस और लंदन में रहने वाले कस्टमर्स ले आओ, तो अब आपने जब उसको एग्जीक्यूट किया वेयर सिटी इन पेरिस कॉमा लंदन, तो फिर आपके पास आ गया कस्टमर दैट बिलोंग्स टू द सिटी लंदन एंड द कस्टमर दैट बिलोंग्स टू द पेरिस। इज दिस क्लियर टिल हियर? जितनी भी हमने एसक्यूएल की कमांड्स की, क्योंकि ये आपको बहुत ठीक तरीके से समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, पूछ भी सकता है, ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, तो समथिंग लाइक दिस दैट कुड बी आस्क्ड। ओके, वी विल टेक अ ब्रेक। क्लास जो है वो फिर एंड होगी, तो हम रीज्वाइन कर लेते हैं क्लास। ओके, सो यहाँ पे आप क्लास लीव कर दो एंड देन रीज्वाइन द क्लास।